अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम उमर है और मैं आपकी भेजी हुई हॉरर स्टोरीज़ नरेट करता हूँ। आज की स्टोरी मलचा महल के बारे में है और ये स्टोरी हमें दिल्ली के चाणक्यपुरी से आरव नाम के एक जर्नलिस्ट ने भेजी है। आरव के मुताबिक वो सिर्फ एक सिंपल इन्वेस्टिगेशन के लिए मलचा महल गया था, लेकिन जो उसने वहां महसूस किया वो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक जिंदा खौफ था। एक ऐसा महल जहां कहते हैं कि बेगम विलायत महल और उनकी औलाद की रूहें आज भी अपनी तन्हाई के साथ जिंदा हैं। आरव कहता है कि जैसे ही वो जंगल के अंदर गया, हवा भारी होने लगी, आवाज़ें ख़त्म होने लगीं और फिर उसने महसूस किया कि कोई उसे देख रहा है। लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था, या शायद कोई था जो दिखना नहीं चाहता था। सवाल ये है, अगर मलचा महल सिर्फ एक वीरान खंदर है तो फिर वहाँ आज भी किसकी निगाहें मेहमानों का इंतज़ार करती हैं? मलचा महल की कहानी सुनने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि ये जगह सिर्फ एक पुराना महल नहीं है, ये एक जिंदा दर्द है जो दिल्ली के चाणक्यपुरी इलाके के जंगल में छुपा हुआ है और जो अपने अंदर कई सदियों की थकान और कई पीढ़ियों की तकलीफ को समेट कर खड़ा है। मैं जब पहली बार इस महल के बारे में सुना था तब एक जर्नलिस्ट था और मेरा काम ऐसा था कि मैं उन जगहों और उन लोगों की कहानियां ढूंढता था जो मीडिया की नज़र से ओझल होते हैं। मलचा महल के बारे में मुझे मेरी एक सीनियर कॉलीग नंदिता ने बताया था, जो खुद कई बार वहां जाने की कोशिश कर चुकी थी, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ ऐसा हुआ कि वो वहां पहुंच ही नहीं सकी। कभी रास्ता भटक गई, कभी गाड़ी खराब हो गई। एक बार तो वो जंगल में इतना अंदर चली गई थी कि रात हो गई और उसे अपनी टीम के साथ वापस आना पड़ा, बिना महल देखे। वो कहती थी कि उस जंगल में कुछ है जो तुम्हें आने नहीं देता, और मैं ये सोचकर हंसा था कि ये सब एक जर्नलिस्ट का ड्रामेटाइजेशन है। लेकिन आज जब मैं ये लिख रहा हूँ तो मुझे नंदिता की बात का मतलब पूरी तरह समझ आ चुका है और मैं चाहता हूँ कि जो कुछ मुझ पे बीता वो किसी और के साथ ना हो। मलचा महल का इतिहास खुद इतना गहरी तकलीफ से भरा हुआ है कि वहाँ की दीवारें खुद रोती हैं। और ये मैं कंपैरिजन में नहीं कह रहा, बल्कि इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो मैंने वहाँ देखा और सुना वो कभी कोई बना बनाया डर नहीं था। ये जगह 14वीं सदी में बनाई गई थी, फिरोज शाह तुगलक के ज़माने में, और सदियां बीतने के बाद यहाँ एक ऐसी कहानी ने जन्म लिया जो हिंदुस्तान की तकसीम के दर्द से भी ज़्यादा गहरी थी। विलायत महल एक अवध की बेगम थी जो अपने आप को नवाब वाजिद अली शाह की वारिस मानती थी, और उसने अपनी 2 औलादों के साथ इस जंगल में मौजूद इस टूटे हुए महल में रहना इख्तियार किया था। वो दिल्ली गवर्नमेंट से अपना हक मांग रही थी, अपनी जगह मांग रही थी, अपनी पहचान मांग रही थी, लेकिन किसी ने नहीं सुना। दास्तियों ने आना छोड़ दिया, मेहमान आना बंद हो गए, और वो बेगम अपने बेटों के साथ इस जंगल में एक ऐसी जिंदगी जीने लगी जो दुनिया से बिल्कुल अलग थी। उनके साथ कुछ कुत्ते थे और कुछ पुरानी यादों का बोझ था, और वो दोनों चीज़ें ही उनकी जिंदगी की हमसफ़र रहीं। बेगम विलायत महल ने 1993 में अपनी जान दी थी, और कुछ लोग कहते हैं कि उसने जहर खाकर खुदकुशी की थी। फिर उसके बेटों ने भी यहाँ रहना जारी रखा और जंगल की इन दीवारों में अपनी जिंदगियां दफन करते रहे। अली रज़ा, जो बेगम का बेटा था, वो भी बहुत सालों बाद इस महल में ही मर गया, और उस वक्त भी कोई नहीं आया। उसकी सिस्टर सकीना, जो अकेली बची थी, वो कई सालों तक अकेली इस महल में रहती रही, दुनिया से दूर, आंखों में एक अंधेरा लिए।
ये है मलचा महल की हकीकत, और मैं सोचता हूँ कि इस जगह की दीवारें इन सब की आहें पी के इतनी भारी हो चुकी हैं कि उनका वहाँ होना ही अपने आप में एक ऐसा बोझ है जो महसूस होता है। मैं वहाँ गया था एक सर्द जनवरी की सुबह में, अकेले, क्योंकि मेरी टीम ने जाने से मना कर दिया था। रमेश, जो मेरा फोटोग्राफर था, उसने साफ कह दिया था वो मलचा महल नहीं जाएगा। उसने अपनी माँ की कसम खाई थी, जो इलाके में रहने वाली एक आंटी से सुनने के बाद आया था कि वहाँ जंगल में कुछ ऐसा है जो दिखाई नहीं देता लेकिन अंदर तक भीग जाता है। मैं रमेश की बात को सीरियसली नहीं लेता था यूजुअली, लेकिन उस दिन उसके चेहरे पर जो पक्का यकीन था वो मुझे अंदर से कहीं हिला गया था। फिर भी मैं गया, क्योंकि रिपोर्टर का दिल होता ही ऐसा है कि डर जब ज्यादा होता है तो वो और ज्यादा खींचता है स्टोरी की तरफ। चाणक्यपुरी में गाड़ी खड़ी करके मैं जंगल के रास्ते की तरफ बढ़ा। शुरुआत में रास्ता वाज़ेह था, लेकिन थोड़ी देर बाद ये रास्ता एक ऐसी धांध में बदल गया जो सिर्फ जंगल की नहीं। मैं कह नहीं सकता कि एग्जैक्टली क्या था, लेकिन चलने के कुछ ही वक्त बाद मुझे लगा जैसे हवा की क्वालिटी बदल गई है। वो हवा जो जनवरी की सर्दियां बह रही थी, वो हवा अचानक भारी लगने लगी। मेरी सांस थोड़ी मुश्किल हो गई, और ये अस्थमा वगैरह से नहीं था, क्योंकि मैं फिट इंसान हूँ। ये कुछ और था, जैसे हवा में कोई नमी नहीं थी, खुश्की नहीं थी, सिर्फ एक भारीपन था जो अंदर भर रहा था। जंगल अंदर की तरफ डेंस होता जा रहा था और मैं आगे बढ़ता रहा। पेड़ों की ऊंचाई बढ़ती जा रही थी और उनके दरमियान से जो थोड़ी बहुत रोशनी आई थी वो भी खत्म होती जा रही थी। जनवरी की सुबह होने के बावजूद उस जंगल में एक शाम का सा अंधेरा था जो स्वाभाविक नहीं लगता था। मैं काफी अंदर आ चुका था जब मुझे पहली बार कुछ अजीब लगा। मुझे ये एहसास हुआ कि जंगल में परिंदों की आवाज बंद हो गई थी। पहले आऊं आऊं करती हुई कोई चिड़िया थी और कोई और भी, लेकिन जब से मैं कुछ कदम और अंदर आया था तब से खामोशी थी, सीधा मुकम्मल खामोशी। ना परिंदों की, ना पत्तों की, ना हवा की। एक ऐसी खामोशी जो कुदरती नहीं होती, जो सिर्फ तब होती है जब कोई चीज सब कुछ रोक लेती है। मैं रुका और कुछ देर उस खामोशी को सुनता रहा। फिर एक पत्ता टूटा, पीछे से एक गहरी आहट की तरह, और मैं एकदम से मुड़ा। वहां कुछ नहीं था, सिर्फ एक पुराना पेड़ था जिसकी एक सूखी डाली नीचे आई थी। मैंने एक गहरी सांस ली और आगे बढ़ा। मलचा महल जब पहली बार मेरी नज़रों के सामने आया तो वो एकदम ही छुपा छुपा था। मतलब ये नहीं कि वो अंधेरों में था, वो था तो रोशन जगह पर ही, लेकिन जैसे वो रोशन जगह का हिस्सा नहीं था। जंगल के बीच में एक खुले सा हिस्सा था और उसमें ये महल खड़ा था, अपनी टूटी पत्थर की दीवारों के साथ। छतों के ज़्यादातर हिस्से गिर चुके थे, दरवाजे नहीं थे, सिर्फ उनके खोल थे। अगले हिस्से की दीवारें आधी खड़ी थीं, आधी गिर चुकी थीं, और जो खड़ी थीं उन पर जंगल की बेलें चढ़ी हुई थीं, जैसे जंगल ने इसे खा लेने की ठान ली हो। महल के सामने थोड़ी ज़मीन खुली थी और उस पर पुरानी सूखी ग्रास की परत थी। महल छोटा नहीं था, लेकिन आज की तारीख में वो इतना ज़्यादा टूट चुका था कि उसकी असली शराफत का अंदाज़ा लगाना मुश्किल था। फिर भी एक चीज़ थी जो इस महल को ऑर्डिनरी खंडर से अलग करती थी, और वो चीज़ थी उसकी खामोशी। इस खामोशी में एक एहसास था कि यहाँ कोई है, कोई जो अंदर है और जो अंदर से बाहर देख रहा है। मैं कुछ देर बाहर खड़ा रहा और महल को देखता रहा, फिर अंदर की तरफ बढ़ने की कोशिश की, लेकिन जाते जाते एक पल के लिए मेरे कदम रुक गए, क्योंकि मुझे लगा कि महल के अंदर से एक आवाज़ आई। ये आवाज़ पत्तों की सरसराहट नहीं थी, ये किसी की बात करने की आवाज़ थी। बहुत धीमी, बहुत गहरी, जैसे कोई दूर से बोल रहा हो या कोई बहुत आराम से बोल रहा हो, सिर्फ अपने लिए। मैं रुका और कान लगाया, लेकिन आवाज़ वापस नहीं आई।
मैंने खुद को बोला कि शायद हवा थी और अंदर चला गया। अंदर दाखिल होते ही सबसे पहले जो चीज़ महसूस हुई वो ये थी कि महल के अंदर हवा बहुत ठंडी थी। बाहर जनवरी की सर्द सुबह थी, लेकिन अंदर ये ठंडी अलग थी। अंदर वाली ठंडी हड्डियों तक पहुंचती थी। वो ठंडी जो खाली जगहों में होती है, या वो ठंडी जो उन जगहों में होती है जहां काफ़ी अरसा गुजरा हो और इंसानी गर्माहट ख़त्म हो चुकी हो। मैं पहले कमरे में दाखिल हुआ जो शायद एक दालान या दरबार का हिस्सा रहा होगा। ज़मीन पर पत्थर के टुकड़े बिखरे हुए थे। एक कोने में एक पुरानी लकड़ी की चीज़ थी जो शायद किसी फर्नीचर का हिस्सा रही होगी, लेकिन अब सिर्फ एक सौ डस्ट और रेत का ढेर थी। दीवारों पर नाम लिखे थे और तारीखें लिखी थी जो जर्नलिस्ट्स और विजिटर्स छोड़ जाते हैं, और मैं इन सब को पढ़ता रहा कुछ देर। फिर मैंने नोटिस किया कि एक दीवार पर कुछ और भी लिखा था, कुछ उर्दू में, पुरानी उर्दू में, जो मुझे ज़्यादा समझ नहीं आती, लेकिन जो मुझे दिख रही थी उसमें एक जुमला था जो सीधे देख रहा था। मैं वहाँ खड़ा रहा और उस लिखावट को देखता रहा, और मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मेरे अंदर एक ऐसी बेचैन शख्स पैदा हुई जो कहती थी कि यहाँ ज़्यादा देर मत रुको। मैं उस चीज़ को नज़रअंदाज करता रहा और आगे बढ़ता रहा। दूसरा कमरा पहले से बड़ा था और उस कमरे की छत काफ़ी हद तक थी, यानी वहाँ छत का कुछ हिस्सा बचा हुआ था। उस कमरे में दाखिल होते ही मुझे एक अजीब सा नज़र आया। एक ज़मीन पर एक जगह थी जहाँ की मिट्टी और पत्थर अलग तरह के थे, जैसे वहाँ कुछ खोदा गया हो या कुछ दफनाया गया हो। मैं वहाँ रुका और उस जगह को देखता रहा, और फिर मैंने अपना कैमरा उठाया और कुछ फ़ोटोज़ लिए। कैमरा का फ्लैश जब चला तो उस एक पल की रोशनी में मुझे लगा कि कमरे के पीछे वाली दीवार के पास कुछ था, एक साया। लेकिन फ्लैश ख़त्म होने के बाद वहाँ कुछ नहीं था। मैंने सोचा आँखों का धोखा है और आगे बढ़ा। 3-4 और कमरे थे जो सब एक दूसरे से जुड़े हुए थे, और मैं उन्हें एक्सप्लोर करता रहा। एक कमरे में मुझे एक पुराना टूटा हुआ आईना मिला जो ज़मीन पर गिरा हुआ था। आईने का सिर्फ एक हिस्सा बचा था, और उसमें एक अजीब सी बात थी कि उस हिस्से में मेरा अक्स ढंग से आता था। मतलब आईने का जो टुकड़ा बचा था वो मेरी पूरी शक्ल दिखाता था, और मैं एक पल के लिए खुद को उसमें देखता रहा। लेकिन फिर मुझे कुछ और दिखा। मेरा अक्स मेरे पीछे की तरफ था, लेकिन मेरे पीछे कुछ और भी था। मेरे पीछे वाली दीवार के पास एक शक्ल थी जो मेरी शक्ल नहीं थी, एक धुंधली सी शक्ल, जैसे कोई काफ़ी दूर से खड़ा हो। मैं एकदम से पीछे मुड़ा और दीवार के पास कुछ नहीं था, सिर्फ दीवार थी और उस पर उगी हुई बेल थी, और थोड़ा सा जंगल नज़र आ रहा था बाहर से। मैंने वापस आईने की तरफ देखा और आईने में अब सिर्फ मेरा अक्स था। मैं वहाँ रुका रहा और अपनी सांस को काबू करता रहा, और फिर वहाँ से निकलकर अगले कमरे में गया। ये कमरा सबसे अंदर था, और यहाँ आते आते मुझे एक गहरी थकान सी महसूस हो रही थी जो सुबह सुबह चढ़ते वक्त नहीं थी। ये थकान सिर्फ जिस्म की नहीं थी, कुछ और भी था। ये थकान वो थी जो तब होती है जब कोई जगह तुम्हारा कुछ लेती रहती है, कुछ ऐसा जो नज़र नहीं आता लेकिन था। इस आखिरी कमरे में मुझे वो चीज़ मिली जो अब भी मेरे सपनों में आती है। कमरे के एक कोने में एक पुरानी कुर्सी थी, पत्थर की नहीं, लकड़ी की, और वो बहुत पुरानी थी, लेकिन टूटी नहीं थी, सीधी खड़ी थी जैसे अभी अभी किसी ने रखी हो। और उस कुर्सी के आर्म रेस्ट पर एक पुराना दुपट्टा था, रंगदा हुआ, कई जगह से फटा हुआ, लेकिन वहाँ था। किसी ने रखा था उसे वहाँ, या किसी का छूट गया था। मैं उस कुर्सी के पास गया और दुपट्टे को हाथ से छूने लगा, और जैसे ही मेरी उंगलियां उस कपड़े से लगी, एक पल के लिए मुझे लगा जैसे कोई मेरे कान के बिल्कुल पास खड़ा है, इतना पास कि मैं उसकी सांस महसूस कर सकता हूँ, लेकिन कोई आवाज़ नहीं आई।
मैं एकदम से पीछा हुआ और कमरा बिल्कुल खाली था। सिर्फ मैं था, वो कुर्सी थी, वो दुपट्टा था और एक खामोशी थी जो अब इतनी गहरी हो चुकी थी कि लगता था वो चीज़ भी नहीं थी, वो कुछ ज़्यादा थी खामोशी से। मैं वहाँ से निकलते वक्त एक बार रुका और उस कमरे को पीछे से देखा और मुझे वो चीज़ दिखी जो मैं कभी नहीं भूलूंगा। उस कमरे में छत का एक हिस्सा बचा हुआ था और उस हिस्से में एक जाली सी थी और उस जाली की रोशनी में एक परछाई थी, एक इंसान की परछाई जो कुर्सी के पास खड़ी थी। और परछाइन में एक हाथ था जो कुर्सी के आर्म रेस्ट पर था, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। सिर्फ वो कुर्सी थी और वो परछाइन थी और मैं था जो दरवाजे पर खड़ा था और अपनी सांव को रोक रहा था। मैं भागा, मैं नहीं कहना चाहता था, लेकिन मैं भागा और मैं भगते भगते जंगल के रास्ते तक आया और वहाँ आके रुका और पीछे देखा और वहाँ सिर्फ जंगल था। महल नज़र नहीं आ रहा था अब क्योंकि जंगल इतना घना था, लेकिन मैं जानता था कि पीछे वो महल था और वहाँ वो सब था जो मैंने देखा था। गाड़ी पर पहुंचा तो हाथ कांप रहे थे और मैं काफ़ी देर तक गाड़ी में ही बैठे रहा और बाहर देखता रहा। रमेश को कॉल किया और उसने उठाया और कुछ नहीं बोला, सिर्फ पूछा कि ठीक हो। मैंने कहा हाँ, और उसने कहा कि उसे पता था मैं ठीक रहूँगा क्योंकि वो खुद भी एक बार वहाँ जाने की कोशिश कर चुका था, लेकिन जंगल में आके ही वापस आ गया था। उसने कहा कि जंगल के अंदर एक जगह ऐसी आती है जहाँ से लगता है कि कोई तुम्हें देखता है, और मैंने सोचा कि उसने सही कहा था, लेकिन उसने कुछ और भी कहा जो मुझे बहुत गहरे से छू गया। उसने कहा कि लोगों से सुना है कि बेगम विलायत महल की रूह आज भी उस महल में है और वो वहाँ अकेले नहीं हैं। विलायत महल के बेटे अली रज़ा भी हैं वहाँ, और वो सब मिलके उस महल की हिफाजत करते हैं क्योंकि ये महल उनका था, उनकी ज़िंदगी थी, उनका दर्द था, उनकी वो जगह थी जिसे दुनिया ने नहीं माना, लेकिन जिसे वो खुद आज भी मानते हैं। और कोई बाहरी इंसान अगर ज़्यादा अंदर आ जाए तो वो बता देते हैं कि ये जगह तुम्हारी नहीं है। रमेश की बात सुन के मैंने फ़ोन रख दिया और बहुत देर तक खुद से सोचता रहा कि जो मैंने वहाँ देखा था वो क्या था, वो परछाइन, वो आईने में चेहरा, वो दुपट्टे को छूने पर कान के पास वो एहसास, वो सब क्या था। और मैं आज भी इसका जवाब नहीं दे सकता, लेकिन एक बात जो मैं पूरी यकीन से कह सकता हूँ वो ये है कि मलचा महल एक ऐसी जगह है जहाँ दर्द ने अपनी एक अलग शक्ल ले ली है, जहाँ जिंदगी की तन्हाई और मौत की खामोशी एक हो गई है, जहाँ कुछ रूहें हैं जो जाना नहीं चाहती क्योंकि दुनिया ने इन्हें जीते वक्त स्वीकार नहीं किया था, और अब ये वहाँ हैं अपने महल में, अपने दुपट्टे के साथ, अपनी कुर्सी के साथ, अपनी दीवारों के साथ, और वो उसी तरह वहाँ रहेंगे जब तक दुनिया उन्हें नहीं मानती, या शायद दुनिया माने तब भी, क्योंकि कुछ दर्द इतने गहरे होते हैं कि वो मरने के बाद भी नहीं जाते। वो पत्थरों में उतर जाते हैं, बेलों में चढ़ जाते हैं, हवा में घुल जाते हैं, और फिर वो जगह सिर्फ एक जगह नहीं रहती, वो एक एहसास बन जाती है जो आने वाले हर इंसान को अंदाज़ी दे देती है कि यहाँ कुछ था जो तुमसे कहीं ज़्यादा गहरी बात जानता था और जो आज भी जानना चाहता है कि आखिर तुमने उसे समझा या नहीं। मैंने मलचा महल पर स्टोरी नहीं लिखी, मैं वहाँ गया था और खाली हाथ वापस आया था। नंदिता ने जब पूछा तो मैंने कहा कि कुछ था नहीं वहाँ ख़ास, लेकिन मेरी आंखों में कुछ था जो नंदिता ने देखा, और वो मुस्कुराई और कुछ नहीं बोली क्योंकि वो समझती थी, और मैं भी अब समझता हूँ कि कुछ जगहों की कहानी तुम्हारे अंदर तक पहुँचती है और फिर वो कहानी तुम्हारी बन जाती है,
और तुम चाहो या ना चाहो वो तुमसे कभी पूरी तरह अलग नहीं होती, बिल्कुल उसी तरह जैसे विलायत महल अपने महल से अलग नहीं हुई और शायद कभी नहीं होगी। तो दोस्तों, मलचा महल सिर्फ एक पुरानी इमारत नहीं बल्कि उन लोगों का दर्द है जो दुनिया से भूल दिए गए, और शायद इसीलिए उनकी रूहें आज भी वहां अपनी जगह छोड़ने को तैयार नहीं। अब आप बताओ, अगर आपको कभी ऐसा महसूस हो कि कोई आपको देख रहा है लेकिन आसपास कोई ना हो, तो क्या आप वहां रुकोगे या वहां से भाग जाओगे? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो और कमेंट्स में ज़रूर बताओ, क्या आप कभी मलचा महल जाने की हिम्मत करोगे या फिर सिर्फ इसका नाम सुनकर ही रात को नींद उड़ जाती है?